तस्वीरें सीधे दिखा रहे थे सिलीगुड़ी से, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार रोड शो कर रही है। रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रही है। तो सीधे पश्चिम बंगाल से हमारे सहयोगी दिलीप गिरी जुड़े हुए हैं। दिलीप, सबसे पहला सवाल ले लेते ब्रिगेड मैदान को लेकर। तो ब्रिगेड मैदान में जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा, क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी ब्रिगेड मैदान को फतेह करने में उन्होंने सफलता हासिल की है? देखिए, आज की मोदी की जनसभा की सबसे खास बात यह थी कि भाजपा ने जिस तैयारी और जिस आशा के साथ इस रैली को रखा था, ठीक उसी अनुरूप मैदान में लोगों की भारी भीड़ थी। और भाजपा ने यह तय किया था कि लगभग 10 लाख लोग इस रैली में शामिल होंगे। इस रैली की दूसरी खास बात यह थी कि मैदान से बाहर यानी कोलकाता के विभिन्न सड़कों पर मैदान से लगभग 10 किलोमीटर दूर तक सड़कों पर बस और तमाम गाड़ियां खड़ी थी और लोग उन गाड़ियों में बैठे थे जो लोग कोलकाता से काफ़ी दूर से आए थे। भीड़ इतनी थी कि लोग मैदान तक नहीं पहुंच पाए थे। यानी भाजपा का यह जो लक्ष्य था कि ब्रिगेड मैदान को लोगों की भीड़ से भर देना है, इसमें भाजपा सफल रही। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके बारे में जाने जाते हैं और भाजपा जिस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रैली रखा था, मोदी ने पहले ही अपने शुरुआती भाषण से ही ममता बनर्जी और उनके सरकार पे आक्रामक हमला बोलना शुरू किया। उन्होंने आजकल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के मुंह से हर जगह आपको सुनने को मिलेगा कि खेला होवे, और एक स्लोगन भी चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक चुटकीले अंदाज में कहा कि खेला होवे दीदी, खेला होवे 2 तारीख के खेला हुए, मतलब 2 मई को असली खेला समझ में आएगा। यानी उनका साफ इशारा था कि जब 2 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा तो उस समय पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगी और भाजपा की सरकार आती हुई दिखेगी। लेकिन यह भविष्य की बात है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से तमाम भ्रष्टाचारों को एक एक करके गिनाया, साथ ही कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा कि निमता में एक 80 वर्षीय वृद्धा के साथ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने मारपीट की थी। उन तमाम मुद्दों को उन्होंने उठा करके बंगाल की जनता के मन को छूने की बात की, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। जी बिल्कुल दिलीप, कहीं ना कहीं अगर हम दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखें तो उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा कि अगर बीजेपी सोनार बंगला की बात करती है तो बीजेपी के सोनार बंगला का सीधा मतलब है कि वो बंगाल को बेच देगी। तो इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए? देखिए, एक चीज स्पष्ट करूं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर के सिंडिकेट राज की बात करते हैं। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने थोड़ी देर पहले ही कहा कि पूरे देश में जो मोदी और अमित शाह पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट की बात करते हैं, ये बताना भूल जाते हैं कि पूरे देश में मोदी और अमित शाह का सिंडिकेट चल रहा है और पूरे देश को बेचने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि देश की जो तमाम सरकारी कंपनियां हैं, चाहे वो रेलवे हो, LIC हो या दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं, उसको जिसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जाए और कहीं ना कहीं देश की संपत्ति बेचने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ पे उन्होंने कहा कि पूरे देश में जिस तरह से मोदी और अमित शाह की जोड़ी हर राज्यों में सरकार किनने बेचने की काम कर रही है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की, सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में जहां पे चुनाव हो रहे हैं, जैसे केरल और पश्चिम बंगाल, पंडुचेरी, वहां पर भी सत्ता परिवर्तन हो और सत्ता परिवर्तन दिल्ली में करने की उन्होंने बात कहा कि पश्चिम बंगाल की सत्ता जिसकी थी उसी की रहेगी, सत्ता परिवर्तन होगा तो अगर दिल्ली की सत्ता परिवर्तन होगा। जी दिलीप, अगर हम गौर करें तो प्रधानमंत्री मोदी सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की बात करते नहीं देख रहे। वो साफ तौर पर ऐसा कह रहे कि बदलाव के लिए आप वोट करें, आप मतदान करिए ताकि बंगाल का भविष्य जो है वो बेहतर हो सके। तो क्या ये मानकर चला जाए कि प्रधानमंत्री मोदी भी समझकर चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना लगभग बेहद मुश्किल होने वाला है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि वैसे भी नरेंद्र मोदी बहुत कम ऐसा होता है कि सीधे तौर पे ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी पे हमला करते हैं। वह सरकार और सरकार के कार्यों को लेकर के ही सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, ममता बनर्जी के सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। आज फिर से एक बार उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार वाले मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बंगाल में परिवर्तन सरकार बदलने के लिए नहीं करना है, बंगाल में सत्ता परिवर्तन यहाँ के विकास के लिए करना है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन यहाँ के बंद कल कारखाने को खोलने के लिए करना है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन हिंसा को रोकने के लिए करना है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन सिंडिकेट राज को रोकने के लिए करना है। तो इस तरह की तमाम बातों को उन्होंने गिनाया और लोगों से अपील किया कि एक बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन करिए, क्योंकि लगभग 34 साल तक वाम मोर्चा की शासन
शासनकाल रही और जिस आशा की बंगाल की जनता ने जिस आशा के साथ 2011 में सत्ता परिवर्तन कराया था, लोगों का वह सपना पूरा नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी जिन वादों के साथ आई थी कि लोगों के साथ हमेशा खड़ी दिखेंगी और यहाँ पे कल कारखानों और उद्योगों को लगाया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जब से 2011 से तृणमूल कांग्रेस की सरकार पश्चिम बंगाल में आई है, एक भी कल कारखाना नया आया हो ऐसा ममता बनर्जी बताते। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी की स्कूटी चलाने पर भी तंज कसा कि दीदी स्कूटी चलाने चली थी, लेकिन यह बताना भूल गई कि इस बंगाल में स्कूटर और कार कंपनी भी आई थी जो कि ममता बनर्जी के चलते ही बंगाल से दूसरे राज्यों में चली गई। तो एक तरह से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ममता बनर्जी पे कटाक्ष था। जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल ले लेते दिलीप। कहीं ना कहीं जो नंदीग्राम सीट है वहां से शुभेंदु अधिकारी भी लड़ने चाह रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी वही शुभेंदु अधिकारी है जिन्होंने वाम मोर्चा के खिलाफ खुद को स्ट्रांगली खड़ा किया था। शुभेंदु अधिकारी सेंटर ऑफ कह सकते हैं अट्रैक्शन थे वाम मोर्चा के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा था। उन्होंने कहीं ना कहीं बना बनाया माहौल के आगे ममता बनर्जी को लाकर खड़ा कर दिया और ममता बनर्जी उसी माहौल को इनकैश करके सत्ता में आ जाती है। तो इस बार शुभेंदु अधिकारी के सामने अगर ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी अगर खड़े हैं तो ममता बनर्जी के लिए चुनाव जीतना कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, नंदीग्राम के पिछले इतिहास पे थोड़ा सा जाना चाहूंगा अपने दर्शकों की जानकारी के लिए। जब नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग हुई थी और 13 किसान मारे गए थे, सलीम समूह को जमीन दिया जा रहा था सेज सिस्टम के अंतर्गत। उस समय वाम मोर्चा की सरकार थी। उस समय शुभेंदु अधिकारी ही कैसे नेता थे पूरे मिदनापुर अंचल में, नंदीग्राम अंचल में, जो वाम मोर्चा के सरकार के खिलाफ और उस समय पुलिस प्रशासन के खिलाफ सबसे मजबूत सेनापति के तौर पे ममता बनर्जी के साथ खड़े थे। इसके अलावा उस समय वर्तमान में लाल कृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह भी आकर के ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए थे और शुभेंदु अधिकारी को साहस देते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कहा था। सरकार बड़ी, शुभेंदु अधिकारी मंत्री भी बने, विधायक भी बने, के लोग सांसद भी हैं, लेकिन यह सही है कि इस बार नंदीग्राम की जो लड़ाई है ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी का, ममता बनर्जी के लिए यह राह आसान नहीं है, क्योंकि लंबे समय से इस एरिया में, इस इलाके में शुभेंदु परिवार का दबदबा रहा है। जब वाम मोर्चा की सरकार थी तो इनका परिवार कांग्रेस करता था, जब तृणमूल कांग्रेस बनी तो यह परिवार तृणमूल कांग्रेस के साथ यानी ममता बनर्जी के साथ आ गई। और शुभेंदु अधिकारी ने यह चैलेंज भी किया है कि ममता बनर्जी को 50,000 से अधिक वोटों से नंदीग्राम के जमीन पे हराएंगे और भूमिपुत्र होने की जो बात कही जा रही है, बाहरी बनाम स्थानीय जो बात कही जा रही है, उस दिन यह साबित करूंगा कि मैं भूमिपुत्र हूं, यानी नंदीग्राम के जमीन का लड़का हूं और मैं स्थानीय हूं, कोई बाहरी नहीं है। उन्होंने कटाक्ष भी किया है कि जो ममता बनर्जी बाहरी बनाम स्थानीय की बात कर रही हैं, तो इतना डर क्यों गई है कि अपने वर्तमान सीट यानी भवानीपुर छोड़ करके नंदीग्राम आ रही है, यानी नंदीग्राम के लिए ममता बनर्जी बाहरी हैं। तो यह लड़ाई ममता बनर्जी के लिए भी आसान नहीं है और समय के साथ इस सीट पे जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा, यहां लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जाएगी और लड़ाई जो है और कांटे की होते जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।